हिंदुस्तान मुल्क पुरानी तहजीब, अदब और रंग बिरंगे त्योहारों का जखीरा अपने अंदर समाये हुए जी रहा है। हर इलाके और खित्ते की तहजीब और तौर तरीकों को वहाँ के बाशिंदों ने एक मखसूस फन की शक्ल में जिंदा रखा है। कहीं पेंटिंग्स के जरिए तो कहीं नाच गाने के जरिए, और यही फनून पूरे आलम में हमारे मुल्क की पहचान बनाए हुए हैं। हमारे इस खास प्रोग्राम सुनहरे हाथ में हम आपका तारुफ हिंदुस्तान के ऐसे ही नायाब फनून और उनके माहिर फनकारों से करवाएंगे। इसी ख्याल के साथ आज के एपिसोड की शुरुआत करते हुए दिल्ली शहर का रुख करते हैं। दिल्ली शहर तहजीब, अदब और बदलते मौसमों का एक ऐसा आंगन है जहां मुल्क के हर खित्ते से आए अफराद को अपने ख्वाबों की ताबीर मिलती है। दिल्ली शहर में ख्वाब बिकते भी हैं और खरीदे भी जाते हैं। यहां फन की नशोनुमा होती है तो साथ ही दिल्ली फनकारों की कद्रदान भी है। दिल्ली के माउंट कैलाश इलाके में वाक़े ये छोटा सा घर मिथिला शहर की मकबूल मिथिला फनकारी का एक जिंदा नमूना है। बाहर से ईंट पत्थर का एक मामूली सा दिखने वाला घर अगर अंदर से देखा जाए तो एक अलग ही कहानी बयान करता है। इस घर की दीवारें बहुत पुरजोशी से मिथिला शहर की रंग बिरंगी तहजीब से मुतारिफ कराती हैं। राम और सीता की शादी का मंजर हो या होली के रंग, हिंदू माइथोलॉजी के एक एक पहलू से रूबरू कराता कल्प वृक्ष हो या फिर गांव के किसी बाजार की चहल पहल, इस घर की दीवारों पर मिथिला फनकारी की शक्ल में जिंदा सांस लेती नजर आती हैं। हमारी आज की मेहमान फनकारा मोहतरमा मनीषा झा को भी इस शहर ने उनकी छोटी उम्र से ही आसरा दिया और यहीं उनके फन की नशोनुमा हुई। मोहतरमा मनीषा झा की पैदाइश बिहार के राघवपुर गांव में हुई। फिर तालीम हासिल करने के लिए उनके वालिदैन उन्हें और उनकी दो बहनों को दिल्ली ले आए। यहां मनीषा झा ने बुनियादी तालीम हासिल की, लेकिन अपनी मिथिलाई जड़ों से रिश्ता बनाए रखा। फिर आपने इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल डिजाइन वल्लभ नगर गुजरात से आर्किटेक्ट की डिग्री हासिल की। जो मिथिला फनकारी उन्होंने बचपन में अपने बड़ों से सीखी, उसे उन्होंने अपने काम के जरिए जिंदा रखा। मनीषा झा ने अपनी दोनों बहनों के साथ मिलकर मिथिला फनकारी को खूब फरोग दिया और आज भी इसके हक में ही काम कर रही हैं। कम उम्र में शादी होने के बाद भी आपने इस फनकारी की खिदमत में कोई कमी नहीं आने दी। अपने घरेलू और बाकी जिंदगी में बेहतरीन तवाजुन बनाए रखते हुए कुछ ही वक्फे में उस मकाम पर पहुंची जहां पहुंचने में आमतौर से एक उम्र लगती है। साल 1998 में आपने अपनी पेंटिंग्स की पहली नुमाइश लगाई, जिसे फन के कद्रदानों ने खूब सराहा। अपार्ट फ्रॉम बीइंग आर्किटेक्ट्स, हम तीनों को ये नेचुरली आता है। वो मतलब कभी ऐसा मुझे याद नहीं होगा कि मैंने ज़बरदस्ती इसको बैठ के सीखा हो, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ भी होता था तो हम लोग बनाते जाते थे, ऐसे ही सीख गए। तो आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स एंड द कल्चर, वी वर बॉट अप वेरी रूटेडली। तो वो अब मुझे एहसास हुआ
कि मुझे तो गांव के लोगों से भी ज़्यादा आता है। सो फिर मुझे लगा कि दिस इज़ द टाइम टू गिव बैक एंड कीप माई ट्रेडिशन रूटेड। एक्चुअली हम लोग जिस फैमिली में बॉर्न हुए हैं, हमारी मदर पेंट करती थी, करती हैं अभी भी, हमारी दादी भी पेंट करती थी, तो हम लोग बचपन से उनको देखते देखते सब सीखे और उनको मदद भी करते थे। पहले वो लोग अल्पना लगाते थे या दीवार पे करते थे, तो उनको मदद करते करते हम लोग सब आर्टिस्ट हो गए। मधुबनी फनकारी की शुरुआत मिथिला शहर से हुई, इसलिए इसे मिथिलाई फनकारी भी कहा जाता है। पुराने वक्त में मिथिला शहर की औरतें मिथिला फनकारी का इस्तेमाल घरों को सजाने और किसी खास मजहबी या रिवायती तकरीब के मौके पर घर की आराइश के लिए किया करती थीं। ये नफीस और खूबसूरत फनकारी मिथिला की औरतों तक ही महदूद रही। मधुबनी फनकारी आमतौर पर हिंदू मजहब के देवी देवताओं और हिंदू मजहबी तकरीबात के मंजर दिखाती है। इस फनकारी में पेड़ पौधे, जानवर और कई दीगर कुदरती अनासिर की छाप मिलती है। भगवान राम और सीता की शादी का मंजर खोबर कहलाता है। कुदरत के मुख्तलिफ अनासिर को नजरबंद करती पेंटिंग कल्प वृक्ष कही जाती है। हालांकि ये एक कदीम फन है, मगर इसको शोहरत मिले अभी चंद सालों का ही वक्फा गुजरा है। इस आर्ट का माइथोलॉजिकली मेंशन है रामायण में कि सीता जी के विवाह के समय राजा जनक ने अपनी पूरी प्रजा को बोला था कि आप सब जगह दीवारों पे डेकोरेशन जैसे पेंटिंग किया जाए, तो सब उस समय पे इसका मेंशन है कि ये पेंटिंग बनाई गई थी। और वैसे अगर अभी के समय में देखा जाए तो 1934 में बिहार में बहुत बड़ा भूकंप आया। उस समय हम लोग ब्रिटिश राज्य में के अंदर थे, तो एक WG आर्चर करके बहुत बड़े एक सर्वेयर थे ब्रिटिशर, उनको भेजा गया इलाका का सर्वे करने के लिए कि कितना क्षतिग्रस्त हुआ है। तो वहाँ जब वो गए तो ये टूटी हुई दीवारों के पीछे उनको बड़ा अच्छी चित्रकारी दिखी, बहुत कलरफुल और एकदम अद्भुत, मतलब कि जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। तो उन्होंने उस टाइम उसके फोटोग्राफी की और वो वापस दिल्ली आए और उन फोटोग्राफ्स को उन्होंने लंदन में एग्जिबिट किया, लंदन म्यूज़ियम में दिखाया। तो पहला उसका डॉक्यूमेंटेशन वही रहा। फिर हम लोग तो अपने फ्रीडम फाइट में बिज़ी हो गए और करते करते जब हम लोग फ्री हो गए और उसके बाद फिर से 1965 में बिहार में बहुत बड़ा ड्राउट आया, तब हमारी सरकार को याद आया कि आर्चर ने कुछ डॉक्यूमेंट किया था। तो उन्होंने देखा कि हाँ इस जगह पे चित्रकारी बहुत फेमस है, तो उन्होंने एक आर्टिस्ट थे भास्कर कुलकर्णी, मुंबई के थे, उनको भेजा कि तुम जाओ और देखो इसमें क्या कर सकते हैं। तो कुलकर्णी जी आए, तो किसी तरह कुछ लोगों को कन्विंस करा के उन्होंने कुछ महिलाओं से बातचीत की, तो और कागज़ दिया, हैंडमेड पेपर दिया, और पुपुल जयकर जी ने ये भेजा था उनको। तो कागज़ पे उन्होंने महिलाओं को कहा कि जो चित्रकारी आपने दीवार पे बनाई है उसको कागज़ पे उतार पाए। तो उसमें से 5 महिलाएं सामने आई, जिसमें से बहुत प्रसिद्ध सीता देवी, जगदम्बा देवी और बाद में बउआ देवी, इन लोगों ने बनाया। और तब ये चित्रकारी दीवार से कागज़ पे आई, और वो कागज़ मधुबनी टाउन जो था वहाँ से चला दिल्ली के लिए, इसलिए मधुबनी पेंटिंग बहुत फेमस हो गया इसका नाम। मनीषा झा ने आला तालीम हासिल करने के बाद अपनी 2 बहनों पूजा और वंदना के साथ मिलकर एक ऐसे इदारे की शुरुआत की जहां मधुबनी फनकारी की खिदमत और नशोनुमा को अंजाम दिया जा सके। मधुबनी आर्ट सेंटर के नाम से इस इदारे की बुनियाद डाली गई और आपके रिहायशी मकाम से ये इदारा अमल में आया। मनीषा झा के इस इदारे से आज बिहार से आने वाली कई जरूरतमंद औरतें फैज़याब हो रही हैं। मोहतरमा मनीषा झा की लगातार कोशिशों से आज ये औरतें इस देरीना फनकारी को फख्र के साथ सीख रही हैं और इससे अपने अपने घर चला रही हैं।
मेरा मेन मोटो है टू हेल्प वुमेन फॉर इकोनॉमिक सस्टेनेंस। मैंने ये सेंटर इसलिए शुरू किया क्योंकि मुझे एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा लगा कि आई कैन हेल्प पीपल। अगर आप में इंटेंशन, उसके लिए कोई ग्रांट नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए एक्चुअली, आपको खाली एक अच्छा इंटेंशन चाहिए। उसी से मैं आज तक काम कर रही हूँ। एंड टू improve the quality of art, that is one of the major aspects, because I feel our country is so rich in art and culture that कि कोई विदेश में मर जाए तो इतना आर्ट एंड कल्चर ना मिले इतना हमारे पास है। गांव में बसने वाले फनकार अपने फन को माकूल जगह पे देखने के मुंतजिर रहते हैं और इसी इंतजार में कई फनकारों की जिंदगी गुजर जाती है। लेकिन मधुबनी आर्ट सेंटर के जरिए मनीषा झा ने हिंदुस्तान के कोने कोने से आए फनकारों को प्रमोट किया और उनको फरोख्त दिया। ऐसे ही कुछ फनकारों में से हैं चंद्रकला देवी, जिनकी फनकारी में गांव की रिवायती रंगामेजी से लेकर जदीद तर्ज की मधुबनी फनकारी का अक्स नजर आता है। इनके इस फन को पहचान दिलाने में मनीषा झा ने एक अहम किरदार अदा किया। पहले बार दिल्ली में एली न एडमिशन करेला, मेला करेला दिल्ली हाट, तो हिनका से हमरा भेंट भेल। हिनका लकेली हम ऑटो कऽ कऽ, ई हमरा चिन्ह लेने रहे। शशिकला साथे हम आयल रही प्रगति मैदान में, तो एक बेरी हमरा मिलल रहे, तब हिनका चिन्ह गेलियन, इहो हमरा चिन्ह गेले, तो दुनू गरा में गरा मिल लेली। तभी हमरा से चिन्ह ले लेत, काकी काकी कह लगले, तो दुनू गरा रह लगली। तो ई हमरा एगो सादा पेपर दिलक से काकी अहाँ ई पेंटिंग आराम से बनाएब। तो हम बनेली, तो तारा गाछ बनेली। ई हमर पेंटिंग पसंद कर लेते, 1000 रुपया दिले हमरा पेंटिंग के। तो हम अपन बहुत खुश भेली। माने सब परिवार हम पेंटिंगे से छी, एकेटा हम ही करै छियै काम, और सबके पढ़ेली लिखेली। 5 गो बेटी के बच्चा है, बेटी है, हम अपने 4 माय पुते छली, एगो शौचाल, 10 गोरा के आश्रम छल, खुद हम अपने करै छी पेंटिंगे से। मोहतरमा उर्मिला देवी ने भी मनीषा झा की रहनुमाई में बढ़तर तालीम हासिल की। जो हम काम करते थे ना, तो मनीषा जी हमको प्रदर्शनी में आए थे ना, तो राष्ट्रीय कला केंद्र में जो हम वहाँ एक महिला बताया जो वहाँ इनका और शॉप चल रहा है, तो हम गांव से आया मास्टर क्रिएशन में, जो दिल्ली हाट में सब लोग बैठे थे वर्कशॉप में। तो हम बोले दीदी को, जो मनीषा जी के, जो दीदी हम जितवारपुर मधुबनी से हैं, जो हमारे गोदना पेंटिंग से थोड़ा लाइन पेंटिंग के तरह होता है, और हमरा स्टेट अवार्ड मिल गया। तो दीदी बोला जो ठीक है आप बैठिए। तो हम बैठ गए सर। वहाँ से मैडम से हमको हम लोग को यही से गुजर होता है सर, पेंटिंग से। सारे 5 बच्चे हैं, 5 बच्चे के यही से शादी विवाह सारे चीज़ किए हैं सर। हमारे खेती पथारी ने, हमारे पास बहुत मजबूरी है। जब से हम मैडम के साथ आए हैं तो हम कुछ सुखी से खा रहे हैं सर। हम पढ़े लिखे नहीं हैं सर, अपना कला जानते हैं और हम कुछ नहीं जानते हैं। मधुबनी फनकारी क्योंकि एक कदीम फनकारी है, इसलिए इसके बनाने के तरीके भी रिवायती तर्ज के हैं। मिथिला में ये पेंटिंग दीवारों पर बनाई जाती थी और उमूमन औरतें ही इस फनकारी को करती थीं। इसलिए इसमें इस्तेमाल होने वाले आले, औजार और रंग घरों में ही बनाए जाते थे। ये पूरी कला वहाँ के लोगों के रहन सहन को दर्शाता है। तो अंगना में सुबह ही सारा काम हो जाता था। इट वॉज लाइक अ वुमेन्स एरिया पूरा, उसमें पुरुषों का कुछ नहीं था। वहाँ पे कुछ महिलाएं बनाती थी, कुछ महिलाएं भरती थी, कुछ जो छोटी लड़कियां थी वो कुछ लाइन वर्क करती थी, और आधी महिलाएं गाती थी। तो एक पूरा ट्रेडिशन था जो महिलाओं के द्वारा ही पूरा अभी तक जीवंत है।
जैसे जैसे ये फनकारी दीवारों से उतरकर कागज पर आई, इसके बनाने के तौर तरीके, औजार और रंग भी बदले। पहले जो रंग इसमें इस्तेमाल होते थे वो पेड़ पौधों और गोबर से बनाए जाते थे, लेकिन अब कुदरती रंगों के साथ साथ जदीद तर्ज के रंग भी इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन आज जदीद तर्ज के रंग आसानी से मिल जाते हैं और इनके इस्तेमाल से पेंटिंग्स के मयार पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जनरली हम लोग पहले कैनवस अगर बनाते हैं तो उसको कपड़े से, कॉटन के कपड़े से गीला करके उसको खूब साफ़ करते हैं। उसमें एक ग्लॉसीनेस होता है जो कि हम लोग के कलम उस पर नहीं चलता है, इसलिए हम लोग उसको रफ़ बनाते हैं पहले। फिर पेपर हैंडमेड हम लोग ख़रीदते हैं, फिर लाके जितना स्टैक ऑफ पेपर होता है, गोबर लाके, गोबर को हम लोग छान के, और कॉटन के कपड़े से जितना पेपर आप देख रहे हैं गोबर से लीपा हुआ है, उसको नीप के फिर हम लोग उसको 1-2 दिन धूप में सुखाते हैं। धूप में पूरा सूख जाता है पेपर, एकदम ना टन टन बजने लगता है, मतलब कि इट्स एब्सोल्युटली ड्राई, अदरवाइज इट विल स्टार्ट स्टिंकिंग। तो नेचुरल कलर में हम लोग पहले कलर बनाते हैं। जैसे हल्दी मेरे गांव से आता है पाउडर, हम लोग का जो हमारा खेत है वहीं का, वो थोड़ा सा डार्क होता है कलर, इसलिए उसको हल्दी को हम लोग पानी में घोल के और कॉटन का जो पतला मलमल टाइप कपड़ा होता है उसमें बांध के कस के उसको निकालते हैं, तो वो पूरा रंग आ जाता है हल्दी का। और उसके बाद पीला उससे निकाल लेते हैं। फिर चाय जो होता है बहुत अच्छा रंग देता है, ब्राउन, जैसे उस पेंटिंग में है कहीं। तो हम लोग उसको क्या करते हैं कि चाय को खूब उबाल के और पत्ती के साथ ही उसको छोड़ देते हैं और फिर उसमें से डिप कर करके यूज़ करते हैं। यहाँ पे रखा हुआ है तिलकोड़ के पत्ते को पीस के सिलबट्टे पे, और फिर उसको कपड़े में बांध के उसका जो रंग निकलता है उससे सीन का बड़ा अच्छा ग्रीन आता है। और कागज़ तैयार हो जाता है तो हम लोग पहले लाइन वर्क कर लेते हैं, मोटा मोटी, शायद थोड़ा बहुत जैसे लोग करते हैं तो स्केचिंग, मोटा स्केच पेंसिल से। उसके बाद हम लोग सीधा कलम से या तो पहले भर लेते हैं पेंटिंग, या फिर कलम से पूरा लाइन वर्क कर लेते हैं। उसको हमारे में कचनी बोला जाता है। और जो कलर भरते हैं उसको भरनी बोला जाता है, मीन्स फिलिंग द कलर्स। और कचना मीन्स जितना भी आप लाइन देख रहे हैं इसको अलग अलग एक फॉर्म को दूसरा फॉर्म बना के फिर उसको ब्रेक करना विद लाइंस, विद डॉट्स। विद डॉट्स से जब हम लोग करते हैं तो उसको हम लोग खोदना बोलते हैं, मतलब एक सरफेस को खोद रहे हैं। इसमें 3 लेवल होते हैं। एक तो हमने सरफेस प्रिपेयर किया, फिर लाइन वर्क विद पेंसिल, देन लाइन वर्क कलम से ब्लैक, उसके बाद रंग भरते हैं। और दूसरा प्रोसेस होता है कि पहले कलर भरते हैं, उसके बाद फिर लाइन वर्क करते हैं, और लास्ट में फिर से थर्ड टाइम हम लोग ब्रश से आउटलाइन, ब्रॉड आउटलाइन करते हैं। तो किसी अगर अच्छा कोई पेंटिंग बनाएंगे तो 7 से 8 दिन ज़रूर लगता है एक पेंटिंग बनाने में, क्योंकि इसमें जो माइन्यूट लाइंस होती हैं उसको भरने में बहुत समय लगता है। एक कदीम और रिवायती फनकारी को जिस तरह मोहतरमा मनीषा झा ने दुनिया के सामने मुतारिफ करवाया, वो वाकई काबिले तारीफ है। इनकी कोशिशों की वजह से ही आज इस फनकारी को सीखने वालों और इसके कदरदानों में एक बड़ा इजाफा हुआ है। दीवारों से कैनवस पर इसको उतारने का फैसला अब अपना रंग दिखा रहा है। पहले ये फनकारी सिर्फ घरों और गांव तक ही महदूद थी, लेकिन अब इसकी शोहरत पूरे मुल्क ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में महसूस की जा सकती है। आई शुड मेंशन एरिका मोज़ेर। एरिका मोज़ेर एक जर्मन स्कॉलर थी। तो ये जो थर्ड टाइप पेंटिंग हमने गुदना पेंटिंग देखा, जो शरीर पे जो टैटू होता है उसको, वो उसी को देख के शुरू हुआ था। तो एरिका मोज़ेर ने उस टाइम एक जायदा नटिन थी, और जो लोग टैटू बनाते थे जो उसी प्रांत के हैं, तो उनको बोला कि आप ये जो शरीर पे बना इसको कागज़ पे बना सकते हैं। तो उन्होंने बनाना शुरू किया कागज़ पे, एंड दैट इज़ द स्टार्टिंग ऑफ गुदना आर्ट, गुदना पेंटिंग, जो कि आज की डेट में बहुत फेमस है। सो ऑल दीज स्कॉलर्स हैव वेरी बिग कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ आर्ट। जदीद पेंटिंग्स को पसंद करने वाले कदरदान और खरीदार अब मिथिला के दीवाने हुए जा रहे हैं,
और इसकी वजह सिर्फ यही है कि मनीषा जैसी शख्सियात अब इस फन की खिदमत में जुट गई हैं और इसे नए जमाने के लिहाज से एक मॉडर्न अंदाज में दुनिया के सामने ला रही हैं। उनके घर में लगी इस कल्प वृक्ष पेंटिंग को नेशनल अवार्ड से नवाजा गया और स्टेट्स अवार्ड जैसा एजाज भी उन्हें कम उम्र में ही हासिल हो गया था। कई बड़ी और नामी कंपनीज के लिए उन्होंने मिथिला फनकारी की तर्ज पर एडवर्टाइजिंग कैंपेन डिजाइन किए, जिनमें GE एड कैंपेन सबसे मशहूर है। मेरा कल्पवृक्ष सीरीज जिस पे भी मुझे इतने अवार्ड मिले हैं, वो एक डाइनिंग टेबल पे मैं मेनका गांधी जी का एक स्पीच ऐसे ही चलते फिरते सुन रही थी, जो वो पर्यावरण पे दे रही थी कि हमारा ये so generally I was just listening to her and she was talking about global warming, and then there only that time I did first कल्पवृक्ष, जो कि मेरा ये मानना है कि tree is a प्रत्यक्ष, he is the witness of all the changes, he is the root of all the traditions which come, he is the stem who stands firmly, and that's how we grow. तो कल्पवृक्ष का हमारे यहाँ कहते हैं कि कल्पवृक्ष जो समुद्र मंथन था उसमें कल्पवृक्ष निकला था, एंड इट्स अ ट्री ऑफ ऑल विशेस कम ट्रू अंडर द कल्पवृक्ष। जी का जो मैंने ऐड किया था, लोगों ने कहा कि आप डिज़ाइन करिए, दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली माई फील्ड, बट तो उसमें इट वॉज वेरी चैलेंजिंग बिकॉज दे हैड देयर मेडिकल इक्विपमेंट्स, जी कैपिटल, जी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इक्विपमेंट्स, एंड आई हैड टू डू कन्वर्ट इट, make it as simple as possible in folk art. और उसमें जैसे it was like a baby warmer, एक प्रोडक्ट था उनका जिसमें मुझे बेबी बनाना था, and that baby हर बार मधुबनी पेंटिंग में एक सॉफ्ट एक्सप्रेशन के साथ बनाना है, वेरी चैलेंजिंग। दीवारों से कैनवस और कैनवस से कपड़ों पर आई ये फनकारी आज हर शक्ल में बाजारों और म्यूजियम्स में मौजूद है। दुनिया के कई ममालिक में आज मनीषा झा को मिथिलाई फनकारी पर लेक्चर देने या वर्कशॉप्स कंडक्ट करने के लिए मदऊ किया जाता है। यही वजह है कि आज गैर ममालिक में भी इनके तालिबे इल्म मौजूद हैं और इस फनकारी की बढ़ती शोहरत कभी कभार उन्हें मधुबनी आर्ट सेंटर तक भी खींच ले आती है। I think that it's a beautiful, intricate art. I came here to learn about the arts in India. This is a really interesting way to look at the arts culture in India. It has a deep meaning to the culture. It goes back far into history, as far as I believe. I think it does. And I think that by practicing this and learning how to do it, it'll help me understand more about the culture and the roots of the culture. आज मधुबनी पेंटिंग्स लोगों को बहुत पसंद आती हैं और इसके सच्चे कदरदान इसे अच्छी कीमत पर खरीदने को तैयार रहते हैं, क्योंकि उन्हें इसमें लगने वाली फनकार की मेहनत और इससे जुड़ी रिवायत का इल्म बखूबी है। ये एक बहुत पावरफुल मीडियम ऑफ आर्ट हो गया है। पहले 5,000 रुपये कमाना भी मुश्किल था, अभी 30,000 रुपये महीना भी लोग कमाते हैं, महिलाएं। एंड आई नो सो मेनी वुमेन जो उनके हस्बैंड कुछ नहीं करते हैं, उनके हस्बैंड उनको फॉलो करते हैं, उन लोगों ने दिल्ली में घर बना लिया है अपने आर्ट से। And that's why there is such a desire for people to buy this art form, and my gallery is doing extremely well. So I have no complaints. According to me, a lot is being done, and even the government of India is doing a lot. All the states are doing a lot to promote their respective art forms. So definitely there is a lot of input everywhere. कोई भी आर्ट फॉर्म अगर वो कंटेम्परराइज हो जाता है और वो मॉडर्न जो एस्पेक्ट्स हैं उनको एम्बाइब कर लेता है तो वो ग्रो करता है। तो दैट्स व्हाई आई फील कि इट हैज़ अ वेरी गुड फ्यूचर। इफ देयर इज़ अफेक्शन एंड लव टुवर्ड्स दिस आर्ट and there are admirers and people, collectors, so I think and the artists are surviving completely on this art form, so it has a good future, it will grow.
एक जमाना था कि जब मिथिला इलाके के बाहर इस फनकारी को कोई जानता भी नहीं था, लेकिन वक्त बदला, हालात बदले और ये फनकारी एक नुमाइंदा फनकारी की शक्ल में सामने आई और ये फन पूरे आलम में मकबूल हुआ। आज इस फनकारी के लिए कई ऐसे दरवाजे खुल चुके हैं कि मिथिला फनकारों के लिए इसे अपना जरिया माश बनाते हुए सोचना नहीं पड़ता। मनीषा झा के अलावा कई ऐसे वाकिफकार और माहिरीन हिंदुस्तान में हैं जिन्हें इस फनकारी में एक स्कोप दिखाई देता है और इसकी तरक्की की सिमत में मुसलसल काम कर रहे हैं। आलमी बाजार में इस फनकारी के कदरदानों की बढ़ती तादाद इस बात की निशानी है कि मिथिला के इस कदीम फन का सूरज अभी चढ़ना शुरू हुआ है और ये सब मनीषा झा और उन जैसे इस फन के खिदमतकारों की मदद से ही मुमकिन हो पाया है। इस तरह के फनकारों की जरूरत सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे आलम को है और इन्हीं शख्सियात से आपको रूबरू करवाते रहने का हमारा वादा हम बरकरार रखेंगे। तो फिर अगले एपिसोड में ऐसे ही दिलचस्प फन की कहानी एक फनकार की ज़बानी लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए विदा।